पूछे अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो धन से संबंधित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो सबसे ज्यादा एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बन रहा है कि आर्थिक शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है। आर्थिक मतलब होता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब वित्त यानी धन से संबंधित है। आर्थिक शब्द धन से संबंधित, और जैसे ही आप उस पर अमल कर लेते हैं इसी को कहते हैं एक्टिव फॉर्म। तो अर्थशास्त्र के एक्टिव फॉर्म को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के अर्थव्यवस्था। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, और अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। सरकार यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन पर जोर देती है, जैसे कि हाल फिलहाल में मोदी गवर्नमेंट जो है कुछ चीजों को प्राइवेट करे, सारी चीजों को नहीं, कुछ चीजों को। इससे क्या होगा, इससे सरकार के लिए रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, कमाई बढ़ जाएगी, और जो बोझ पड़ेगा वो आम जनता के ऊपर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी सॉल्व पर गए मैथ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का सेशन यह एक मैराथन सेशन होने वाला है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के कंप्लीट पोर्शन पर डिस्कस करने वाला है। यह क्लास आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, टेट व एसएससी व अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम सभी जानते हैं कि जो जीके का पार्ट है उसमें से इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी अगर बात करें तो हर एक परीक्षा में कम से कम 2 या 3 प्रश्न इकोनॉमिक्स से जरूर बनता है, चाहे वो स्टैटिक को सम्मिलित कर ले या फिर डायरेक्ट इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न बनता रहता है। तो इस क्लास के माध्यम से हम सभी आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको कवर करते हुए चलेंगे, और इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को समझेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो एक बार फिर से बता दूं, यह क्लास अगर आपने पहले कभी पढ़ा है, संकल्प में पढ़ा है या अन्य कहीं पर भी पढ़ा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन कर सकते हैं, और अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तब भी आप इस क्लास को देख सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल नोट्स भी बना सकते हैं। अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आप पीडीएफ भी संकल्प के व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः दी सॉल्व पर गए मैथ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति क्या है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और लागू कब हुआ तथा सुधार क्या क्या है, 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्ष 2014 के पश्चात का आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार व सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जीएसटी। जैसे कि हम बात करें इकोनॉमिक्स का विषय क्या है, कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बन जाता है कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक में सबसे पुराना बैंक कौन सा है, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि आरबीआई एक्ट कब आया, या फिर बन जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, या फिर क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र क्या है, या फिर पूछ सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कुछ ऐसे ही प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन करते हुए 1 बाय 1 बिल्कुल सीखते हुए चलेंगे, बिल्कुल आराम से। तो क्लास को शुरुआत करते हैं। टॉपिक मैंने पहले बता भी दिया है, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, आप देख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशन के साथ में। एक मोटिवेशन है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो बस मेहनत करते रहिए, जो होगा अच्छा ही होगा। स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले किसी चैप्टर को समझने के लिए आपको उसके पीछे बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में अर्थशास्त्र है क्या। फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे इंडियन इकोनॉमी पर। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं अर्थशास्त्र को। तो अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं इंग्लिश में। अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। ध्यान से समझना चीज़ों को, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अर्थ मतलब होता है धन और शास्त्र मतलब होता है अध्ययन, यानी धन के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अब बात समझ में आई होगी कि आखिर में अर्थशास्त्र क्या है, और हम लोग विशेषतः किस चीज़ पर फोकस करके पढ़ते हुए चलेंगे।
ध्यान से देखना, एक सेकेंड। अब ठीक है, थोड़ा सा फैन का फ्लो दूसरी ओर कर रहा था। ठीक है, अर्थशास्त्र हम लोग समझ चुके हैं, धन प्लस अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे भी आपसे कोई प्रश्न पूछे अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो धन से संबंधित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो सबसे ज्यादा एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बन रहा है कि आर्थिक शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है। आर्थिक मतलब होता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब वित्त यानी धन से संबंधित है। आर्थिक शब्द धन से संबंधित है। अर्थ प्लस शास्त्र से बना है अर्थशास्त्र, धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो भारत में चाणक्य अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी गई थी जिसको चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य को तो आप भली बात जानते होंगे, चाणक्य ने लिखा था। यह पुस्तक सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो चाणक्य द्वारा लिखी गई थी वह किस चीज पर आधारित थी, किस पर बेस्ड थी। जैसे भी कोई भी पुस्तक होता है, कहानी होती है, नाटक होता है, कोई भी पुस्तक है, तो वह किसी न किसी चीज पर आधारित होती है। मान लीजिए कोई मूवी आ रही है, अभी आदि पुरुष आई है, उसका जरा देख लीजिए, और रामायण पर आधारित है। कुछ ऐसे भी ये अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखा था, लेकिन यह पुस्तक राजनीति पर आधारित है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा अर्थशास्त्र पुस्तक जो चाणक्य ने लिखा है किस पर आधारित है। ठीक है, अगर बात करें इकोनॉमिक शब्द, इकोनॉमिक शब्द इकोनोमिया शब्द से बना है जो कि ग्रीक व यूनानी शब्द है। वो इकोनोमिया शब्द से बना है जो कि ग्रीक व यूनानी शब्द है, ग्रीक या यूनानी शब्द है। आपके एग्जाम में बन जाए इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वह हुई है वैकोनोमिया, ग्रीक यानी एक यूनानी शब्द था, उससे शब्द बना है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का हिंदी मतलब होता है अर्थशास्त्र। क्लियर है। अब बात करें कि वैकोनोमिया शब्द का अर्थ होता है संसाधन का प्रबंधन, संसाधन का प्रबंधन। प्रबंधन मतलब है संसाधन के मैनेजमेंट से, यानी कि संसाधन का मैनेजमेंट से जुड़ा है संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं प्रबंधन कौन है, प्रबंधन करता, आप स्कूल में पढ़े होंगे तो मैनेजर नाम का एक व्यक्ति है, वो स्कूल में कार्यरत रहता है, जो प्रबंधन करता है, वो पढ़ाता नहीं है। किसी भी कोचिंग में चले जाएं, कहीं पर चले जाएं, तो एक प्रबंधन करता रहता है कि कोई भी बात होती है कि कुछ भी कमी होती है, टीचर की कमी, पुस्तक की कमी, या फिर बाहरी वस्तुओं की कुछ भी कमी होती है, तो प्रबंधनकर्ता की जिम्मेदारी है उसको व्यवस्थित कराना। तो वैकोनोमिया शब्द का है संसाधन का प्रबंधन से इसका संबंध है। ठीक है, अब बात करें विश्व स्तर में, तो विश्व में स्तर पर अर्थशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं एडम स्मिथ। एग्जाम में क्वेश्चन बने अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वो है एडम स्मिथ। इन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी, बीबीआईपी है, पूछा जाता है द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो ये है एडम स्मिथ। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगर हम बात करें एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ को पूंजीवाद का भी जनक कहा जाता है। अब आखिर पूंजीवाद क्या है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। यह अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। जैसे कि हाल फिलहाल में चर्चा का विषय है कि मोदी जी सारा चीज प्राइवेट कर रहे हैं, तो यह पूंजीवाद की ओर इशारा है। आगे समझेंगे किस प्रकार से है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, बनने का है, कॉमन सी बात है। जब तक आप इन चीजों में डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे तब तक शायद डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ना मिले। क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता तो थोड़ा घुमा के बनेगा। बहुत बार बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। जैसे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, आपने दो शब्द सुन रखे होंगे, दोनों अलग अलग चीज हैं, दोनों अलग अलग चीज है। अर्थशास्त्र का एक पार्ट है अर्थव्यवस्था। जैसे मैं कहूं इंग्लिश में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी कहते हैं, दोनों में डिफरेंस है। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स के एक्टिव फॉर्म को, यानी अर्थशास्त्र के एक्टिव फॉर्म को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि
जैसे मैं बात करूं कि अगर आपने प्लान कोई तैयार किया, जैसे कि आपने कोई प्लान तैयार किया कि हाँ हमें ये करना है, और जैसे ही आप उस पर अमल कर लेते हैं, इसी को कहते हैं एक्टिव फॉर्म। तो अर्थशास्त्र के एक्टिव फॉर्म को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। अर्थव्यवस्था क्लियर हुआ ना कि अर्थशास्त्र के एक्टिव फॉर्म को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कोई प्लान आप बना रहे हैं विशिष्ट लैंग्वेज में, आपने प्लान खाका तैयार किया, लेकिन जब आप उस पर अमल करना प्रारंभ कर दें, शुरू कर दें, तब वह अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, और अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है? बार बार क्वेश्चन बनता है। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा है। एडम स्मिथ, आप समझ गए ना, 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी और उन्होंने धन का विज्ञान कहा। आगे चलकर अर्थशास्त्र दो भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया। एक बना, दो भाग में किसने बताया? एक अर्थशास्त्री हुए रेगनर फ्रिस्ट। रेगनर फ्रिस्ट ने अर्थशास्त्र को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक का नाम था बेस्टी और एक का नाम था सेमेस्टी। बेस्टी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो, और इसको कहते हैं माइक्रो अर्थशास्त्र। ध्यान से समझना इन चीजों को। अब अर्थशास्त्र का दो क्षेत्र, रेगनर फ्रिस्ट एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा और एक को बताया बेस्टी, एक होता है सेमेस्टी। जब कभी भी आप हिंदी पढ़ेंगे आप जान पाएंगे बेस्टी और सेमेस्टी आपस में अपोजिट वर्ड है। बेस्टी मतलब होता है अर्थशास्त्र का ऐसा क्षेत्र जहां पर छोटी छोटी चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब बेस्टी का मतलब, सेमेस्टी का मतलब यानी माइक्रो का मतलब होता है कि अर्थशास्त्र का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन किया जाता है। बेस्टी मतलब इंडिविजुअल अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन आप लिख सकते हैं, जैसे कि मांग, बाजार, कीमत, उपभोग, आज चीजें बेस्टी का पार्ट है। जबकि सेमेस्टी में पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। बेस्टी में इंडिविजुअल किसी एक क्षेत्र पर अध्ययन किया जाता है, जबकि सेमेस्टी में पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मैं कह दूं अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, ये किस चीज का पार्ट है? ये है सेमेस्टी अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र का पार्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि दो प्रकार के अर्थशास्त्र को किसने बांटा? तो रेगनर फ्रिस्ट ने बांटा, बेस्टी, सेमेस्टी। बेस्टी में इंडिविजुअल अध्ययन, सेमेस्टी में पूरी अर्थव्यवस्था संपूर्ण यानी बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। अभी मैं बात करूं कि सेमेस्टी का पार्ट कौन कौन है? अनएम्प्लॉयमेंट, राष्ट्रीय मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति, ये सारी चीजें हैं। आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और भारत में किस प्रकार से ये बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है भारत के लोगों को और भारतीय अर्थव्यवस्था को। ध्यान से समझते हुए चलेंगे कि राजकोषीय नीति क्या है, आगे समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। रेगनर फ्रिस्ट ने तो बता दिया कि ये मतलब इसके जनक हैं दो टाइप के, लेकिन जो इंडिविजुअल जो समष्टि अर्थव्यवस्था के जो जनक थे वो थे जे.एम. कीन्स। जे.एम. कीन्स एक अर्थशास्त्री थे जो कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के जनक थे। हालांकि वो आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए कि जो जे.एम. कीन्स हैं वो समष्टि के साथ साथ में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के भी जनक थे। आगे बढ़ते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे। और ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं अभी के लिए, या इस साइड में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। यहां से क्वेश्चन बनता है, बार बार बनता है। बीबीआईपी कर लीजिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर हाल देखने को मिलेगा। मैं कहूं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो मुख्य रूप से तो 3 प्रकार से, आखिर में 1-2 प्रकार और है, लेकिन मुख्य रूप से जो कि बहुत सारे देश जिसको अपना चुके हैं वो मुख्य रूप में आता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था है पूंजीवाद। वही पूंजीवाद है जिसके जनक हैं एडम स्मिथ। एक सेकंड, जरा इंक डाल लेते हैं।
एडम स्मिथ। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या, मैं इसको हटा रहा हूं, यहां पर लिखता हूं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार है ये प्रकार। पहला है पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं उन्हें एडम स्मिथ जनक माना जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो नियंत्रण रहता है वो प्राइवेट कंपनीज का रहता है। ऐसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण देश हैं यूएसए जैसा देश। जरा विचार करिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार में सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, फिर समाजवादी और राज्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी बोले, राज्यवादी बोले, उदारवादी बोले, बात एक ही है। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जरा बात करें पूंजी अर्थव्यवस्था की तो इसके जनक थे एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रकार की प्राइवेट कंपनीज पर आधारित है। मतलब यहां पर जो सरकार है वो कुछ चीजों को अपने अंडर में रखकर बाकी चीजों को प्राइवेट कर देती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक ही उद्देश्य है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा कमाना। जैसे कि यूएसए जैसा देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ध्यान से समझें कि इसका जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ माने जाते हैं। सरकार यहां पर प्राइवेटाइजेशन पर जोर देती है, जैसे कि हाल फिलहाल में मोदी गवर्नमेंट जो है कुछ चीजों को प्राइवेट कर रहे हैं, सारी चीजों को नहीं, कुछ चीजों को। इससे क्या होगा, इससे सरकार के लिए रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, कमाई बढ़ जाएगी और जो बोझ पड़ेगा वो आम जनता के ऊपर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में। यहां सरकार लाभ तो कमाती है, यानी सरकार का नियंत्रण रहता है। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण है, सरकारी होती है चीजें ज्यादातर। और सरकार का या सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण, दोनों बात एक ही है। इसका उदाहरण देश है, इसके जो जनक हैं वो है कार्ल मार्क्स। इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था दास कैपिटल, BBIP है, नोट कर लेना, ठीक है। और इसका उदाहरण देश है रूस जैसा देश। रूस ऐसा देश है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है और उसका जितना भी क्रियान्वयन है अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य वो समाजवाद पर आधारित है। यानी यहां पर सरकार का अंतरिम उद्देश्य है कि जनता का भला हो, पैसा चाहे थोड़ा कम कमाया जाए लेकिन आदमी खुशी रहे। जबकि पूंजीवाद में ऐसा नहीं है। पूंजीवाद में सरकार का उद्देश्य है पहले पैसा कमाया जाए, फिर देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन यहां जस्ट अपोजिट है, सरकार अंततः भला करना चाहती है जनता का। मान लीजिए आप एक सेलर हैं, आपने एक प्लेट अंडा लाया बेचने के लिए, एक प्लेट आपने अंडा लाया और बेचने लगे, सरकार का आदेश आ गया भाई 5 रुपए का अंडा महंगा दे रहे हैं आप, 2 का कर दीजिए। तो प्राइवेट में तो वो सरकार आदेश देगी ही नहीं, क्योंकि उसका तो रेवेन्यू जनरेट करना है। यहां पर वो 5 का लाए हैं, वो 3 का कहेगी बेचने के लिए, 2 का कह दे तो आपको बेचना पड़ेगा। उसके बदले में सरकार उन कंपनीज को सब्सिडी दे देती है, अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो भेज देती है। इस प्रकार से जनता को थोड़ा सस्ता भी सामान मिल जाता है, सरकार का थोड़ा पैसा खर्च हो जाता है। ऐसा उदाहरण रूस है। BBIP करिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों होती है। इसके जो जनक थे JM कीन्स, उदाहरण देश भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ के साथ साथ में लोक हित का कार्य भी करना होता है, उदाहरण भारत जैसा देश। अब जरा ध्यान से समझिए, एग्जाम में प्रश्न बनेगा भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। सरकार की बात करें तो यहां पर सरकार लोगों की मदद भी करती हो और प्राइवेट चीजों को सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करती है। यानी यहाँ का जो सरकार का काम है, सरकार वो लाभ भी कमाती है और लोक हित का काम भी करती है, जैसे भारतीय सरकार मोदी गवर्नमेंट।
मैं बात करूं लाभ किस प्रकार से कमाती है, जैसे जो अमीर वर्ग है, बड़े वर्ग हैं, उनके ऊपर टैक्सेशन ज्यादा लगाकर, और जो गरीब है, मिडिल फैमिली है, उनके लिए टैक्सेशन में छूट का प्रावधान करके या अन्य कई योजनाएं चला करके, गरीबों की मदद करके लोकहित का कार्य करती है। जैसे अभी बात करें पीएम जनधन योजना, पीएम किसान निधि योजना, ये क्या है? ये लोकहित का कार्य है। आपके पास खेती कम है, 2000 रुपए आपको दे रही है फ्री में, क्या है? ये लोकहित का कार्य है। इसके जो जनक हैं जेएम कीन्स है, उदाहरण भारत जैसा देश है, बाकी आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करें साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, यह इस अर्थव्यवस्था में सरकार तानाशाह हो जाती है। सरकार तानाशाह हो जाती है। सरकार मतलब की बात करें तो सरकार तानाशाह हो जाती है। तानाशाह मतलब कि यहां पर सीधा सीधा सरकार तानाशाह जो कहेगी वही करना पड़ेगा। क्या साम्यवादी अर्थव्यवस्था में अगर सरकार तानाशाह है तो कानून नहीं है? है, कानून का प्रावधान है, लेकिन सरकार उससे ऊपर है। बात को समझ रहे होंगे। ऐसा उदाहरण देश है चीन और उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सन की तानाशाह वाला। अब आप समझ चुके हैं। यहां पर मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, एक प्लेट अंडा लेकर बेचने के लिए आए। सरकार का आदेश आ गया कि अंडा आप 5 का नहीं बेचेंगे, 3 का बेचेंगे। ऐसे में सरकार की मर्जी होगी तो वह सब्सिडी देगी, अन्यथा नहीं देगी और आपको बेचना कंपलसरी कर देगी, अदरवाइज आपका लाइसेंस रद्द कर देगी। तो ऐसे में ये सरकार का तानाशाह हुआ ना, ये तानाशाही है सरकार की। तो यह तानाशाह का एक रूप है। समझ चुके हैं सारी चीजों को। एक मोटिवेशन है आप सभी के लिए। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। और अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली ऑन हार्ड वर्क। ठीक है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगर विदेशी संबंध के आधार पर बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर, तो एक है ओपन इकोनॉमी और एक है क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में जहां पर विदेशों के साथ आयात निर्यात होता हो, और क्लोज इकोनॉमी जहां आयात निर्यात बंद हो। आयात निर्यात मतलब अपना प्रोडक्ट दूसरे देश में भेजना,